Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 7 of the course of entrepreneurship. पहले हम लोग नज़र दौड़ाते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। दो मेन एलिमेंट्स थे जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुए थे। फर्स्ट वन वाज हाउ टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि वी नीड टू अडॉप्ट क्रिएटिविटी एज कोर कंपनी वैल्यू, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बने, ताकि उसके ऊपर इवैल्यूएशन हो, ताकि उसके ऊपर चेक रहे। अगर कम परफॉर्मेंस आ रही है इस रिगार्ड में तो उसको इम्प्रूव किया जाए, और अगर बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है तो उसको फर्दर स्ट्रेच करने की, फर्दर पुश करने की कोशिश की जाए। फिर हम लोगों ने बात की थी कि वी शुड एक्सपेक्ट क्रिएटिविटी फ्रॉम आवर एम्प्लॉइज़, और इस चीज़ को कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू ऑल द लेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जिक्र किया था कि वी नीड टू टेल आवर एम्प्लॉइज़ टू स्टार्ट व्यूइंग प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि जी एक अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे किसी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ की जो सी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और इस तरह की कुछ और डायमेंशंस के ऊपर हम लोगों ने नज़र दौड़ाई थी। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी इन्हांसमेंट, और उसमें हम लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि हम लोग एज इंडिविजुअल अपनी क्रिएटिविटी किस तरह बढ़ा सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे हम लोगों ने बात की थी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स कि वी आर द इंडिविजुअल्स हु कैन गिव क्रिएटिव आउटपुट। अपने आप को अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी सेड कि हम लोगों ने देखा कि हमें फ्रेश इनपुट की ज़रूरत है एवरी डे। जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जिनसे हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव पीपल। उन वेबसाइट्स को विज़िट करें, उन चैनल्स को देखें, उन न्यूज़पेपर्स को देखें, उन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करें जिनको हम लोग रूटीन के अंदर नहीं कंसल्ट करते, नहीं देखते। उसके अलावा वी सेड कि जी आप वी कैन टॉक टू चिल्ड्रन। वो हमें कई दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक देते हैं, और एक डिफरेंट वे ऑफ इमेजिनेशन उसे ना वो ट्रिगर करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कवर्ड ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। वी टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग आवर एम्प्लॉइज कि जी हम लोगों को इक्विप करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ को विद टूल्स एंड टेक्निक्स। लेकिन वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, आज हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। देयर आर मैनी टूल्स, देयर आर मैनी टेक्निक्स, लेकिन उनमें से इस कोर्स में हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे विल बी डिस्कसिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मिक्स एंड मैच एंड एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग जी, ये टर्म आपके लिए शायद नहीं ना हो, आपके पहले कोर्सेज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ होगा। इट्स अ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द spontaneous contribution of large quantity of novel and imaginative ideas from all members of the group। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप बैठता है और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी एक पर्टिकुलर चैलेंज को सामने रखते हुए, जो कि एक वेल कम्युनिकेटेड होता है तमाम मेंबर्स के लिए, तमाम लोग अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आइडियाज़ नोवेल हों, जो कि पहले जिनके बारे में ना सोचा गया हो, और क्रिएटिव आइडियाज हों। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मिलिंग ऑफ ओवर द आइडियाज बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स इन एन अटेम्प्ट टू डिवाइज और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑल्दो इट्स ए ग्रुप टेक्निक, लेकिन एज इंडिविजुअल भी हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट अ सोल्यूशन। गाइडलाइंस क्या है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप द ग्रुप स्मॉल। ग्रुप को बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा भी नहीं होना चाहिए जिसमें लोग ही बड़े कम हों,
जिसमें फिर डाइवर्सिटी का एलिमेंट जो है ना वो हमें लैक करता हुआ फील हो, और ना ही इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हों जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो इसका एक सिंपल रूल है जी, 2 पिज़्ज़ा रूल, कि जितने लोग कंफर्टेबली 2 पिज़्ज़ाज ख़त्म कर सकते हैं उतने बंदे जो है आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर इन्वॉल्व करें। मेक द ग्रुप एज डाइवर्स एज पॉसिबल। इसके ऊपर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि जब आप डाइवर्सिटी ज़्यादा लेके आएंगे उतनी ही डिफरेंट किस्म की हमें इनपुट मिलेगी और उतनी ही फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम लोग क्रिएटिव आउटपुट जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि जितने डाइवर्स वर्कफोर्स है वो सब के डिफरेंट पैराडाइम्स होंगे और फिर अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैराडाइम्स उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट एक्सरसाइज, टुवर्ड्स दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वो भी डिफरेंट होंगी। एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, दैट इज़ कंपनी रैंक। जो हायरार्की है जी, ये मैनेजर साहब हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर साहब हैं, ये जी फोरमैन साहब, जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिनको कंडक्ट करना है तो फॉर दैट सेशन यू नीड टू इग्नोर कंपनी रैंक्स। अगर आप कंपनी रैंक्स को इग्नोर नहीं करेंगे तो जो लोअर स्टाफ है वो शायद फिर उस तरह से खुल के ना बोल सके। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever brainstorming session is to be conducted, हमें जो हायरार्की है for that particular session उसको इग्नोर करना है। Have a well-defined problem but don't reveal it ahead of time। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उसको बार बार रिव्यू इस तरह से करना चाहिए कि उसको कोई भी पढ़े तो उसका एक ही मतलब अख्स करे। ये ना हो कि स्टेटमेंट हमारी इस तरह की एम्बिगियस हो कि एक बंदा उसको किसी और डायमेंशन में सोच रहा हो, दूसरा बंदा किसी और डायमेंशन में सोच रहा हो। सो इट्स ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस कि हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी उसको वर्क एंड रीवर्क करके इस फॉर्म में लेके आए कि जब वो जो सेशन के मेंबर्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के, उनके सामने पेश की जाए तो उन तमाम की इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट शुड बी वन। और ये पहले रिवील ना किया जाए कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है वो किस बारे में है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वंस द सेशन इज ऑल सेट, जब तमाम लोग बैठ जाएं उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिवील किया जाए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए जिसके अंदर इमेजिनेशन उसी ना वो ठीक तरह से स्पर ही ना कर पाए। सो आइडियली इट शुड बी बिटवीन 40 to 60 मिनट्स और ये रिपीट भी किया जा सकता है। टेक अ फील्ड ट्रिप, अपॉइंट अ रिकॉर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियाज तो जनरेट लोग आउटपुट देना शुरू कर देंगे, लेकिन ये किस तरह हम इंश्योर करेंगे कि वो आइडियाज को ठीक तरह पे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो फॉर दैट वी नीड अ पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो तमाम लोगों की जो इनपुट है वो रिकॉर्ड कर रहा है। यूज अ सीटिंग पैटर्न दैट एनकरेजेस इंटरेक्शन। जिस तरह गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हर बंदा दूसरे को देख सकता है, इसी तरह का जो अरेंजमेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए वो रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें हर बंदा एक दूसरे को देख भी सके और हर बंदा एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठा कम्युनिकेट भी कर सके। जिस तरह अगर हम लोग क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने की कोशिश करें जिसमें तमाम सीट्स का रुख जो है ना वो वाइट बोर्ड की तरफ है, तो शायद वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, क्योंकि लोगों को मुड़ के देखना पड़ेगा और इतना इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स रिकमेंडेड कि सीटिंग पैटर्न इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर हर बंदा एक दूसरे को देख भी सके, हर बंदा एक दूसरे को सुन भी सके और हर बंदा एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह समझ भी सके कि दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं। Throw logic out of the window. Now this is again with reference to the paradigm that we need to throw our paradigm out of the window. Why not try thinking something literally out of the box? Let's try something जिसके बारे में हम पहले सोच देंगे यार ये नहीं हो सकता. Let's suggest that. Logic को विंडो से बाहर फेंकें.
encourage all ideas from the team. किसी किस्म की कदगन ना लगाएं, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं. Once the problem statement has been shared, let everybody talk and whatever they want to talk. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दरमियान में किसी को ये मत कहें कि यार ये तुम गलत कह रहे हो. शूट फॉर द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज ओवर क्वालिटी ऑफ आइडियाज. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. क्वांटिटी, तादाद आइडियाज की. हमारा जो जोर है, हमारा जो फोकस है, वो तादाद ऑफ जो आइडियाज है उस पे, नॉट क्वालिटी ऑफ आइडियाज. फॉरबिड क्रिटिसिज्म. जो एक दूसरे के ऊपर आप आइडियाज के ऊपर क्रिटिसिज्म है, उस पर आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी. एवरीबडी इज फ्री टू टॉक वट एवर ही और शी विशेस टू टॉक. अगर आप क्रिटिसिज्म को अलाउ कर देंगे तो एक बंदा जो पहला सजेशन देगा उसके ऊपर ही बाकी ग्रुप शायद इतना क्रिटिसाइज करे कि आप दूसरे से आइडिया तक पहुंच ही ना पाए. सो इट्स एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है वे बाय एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और जिस बंदे के ज़हन में जो जो बात आ रही है वो उसको शूट आउट कर रहा है. एनकरेज आइडिया हिच हाइकिंग. हिच हाइकिंग से मुराद ये है कि अगर हमारा एक सेशन चल रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग का और वो एक बंदे ने एक आइडिया दिया, तो उस आइडिया के ऊपर अगर कोई बंदा डेवलपमेंट करके उसी वक्त कोई इनपुट देता है तो उसको एनकरेज करने की जरूरत है. एंड डेयर टू इमेजिन द अनरीजनेबल. जिन चीज़ों को आप यूजुअली डरते हैं सोचते हुए, डरते हैं बोलते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर इनकरेज करें लोगों को कि वो इमेजिन करें अनरीजनेबल. और एटमॉस्फेयर उस सेशन का इस तरह का होना चाहिए जिसमें क्रिटिसिज्म ना हो और लोगों को इनकरेज किया जाए टू रिफ्लेक्ट, टू टेल वट एवर दे फील लाइक अबाउट दैट सर्टेन प्रॉब्लम. जो दूसरी टेक्निक है क्रिएटिव प्रोसेस की, वो माइंड मैपिंग है. इट्स अ ग्राफिकल टेक्निक that encourages thinking on both sides of the brain, and it visually displays the relationship among ideas and improves the ability to see a problem from many sides. अगर एक hypothetical example लें कि जी हमारे पास 2 हफ्ते की छुट्टियां हैं, उनको कैसे स्पेंड किया जाए, तो जब मैं अपनी क्लास से ये पूछूं तो शायद कोई मुझे स्टूडेंट कहे कि जी हमें नॉर्दर्न एरियाज में चला जाना चाहिए. कोई बंदा शायद सजेस्ट करे कि हमें शायद अपने नेटिव टाउन्स में चले जाना चाहिए. कोई बंदा शायद ये कहे कि जी हमें रीडिंग करनी चाहिए, कोई बुक्स रीड करनी चाहिए. कोई बंदा शायद कहे कि जी हमें सऊदी अरब चले जाना चाहिए. अब ये एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी ऑन वन सिंपल प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू स्पेंड 2 वीक्स ऑफ हॉलीडेज. अब इनको अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे तो विजुअली वो शायद इतनी अपीलिंग ना हो. विजुअली शायद हर चीज को ग्रास्प करना एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंस इतना आसान ना हो. जो माइंड मैप है, दिस इज अ विजुअल टेक्निक. इसमें आप समहाउ हल्की सी ड्राइंग भी करते हैं और उसके साथ साथ आइडियाज को एम्बेड करते हुए जाते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि माइंड मैप को ड्रॉ किस तरह किया जा सकता है. पहले नंबर पे, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस इट हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोगों ने इसको लैंडस्केप, जो लंबाई रुख जो सा है, आपने पेपर को रखना है और राइट द टेक्स्ट और ड्रॉ अ रीजनेबली साइज मेमोरेबल सेंट्रल इमेज दैट रिप्रेजेंट्स द टॉपिक यू आर गोइंग टू बी मैपिंग. जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको दरमियान में करके लिख दें, या उस प्रॉब्लम का अगर कोई इमेज है उसको दरमियान के अंदर आप ड्रॉ कर दें या प्रिंट कर लें. Draw thick, organic looking branches radiating outwards from central image. Make sure to use a different color to represent each branch. अभी मैं जो आपको मिसाल दे रहा था कि छुट्टियां किस तरह गुजारी जाएं, तो अगर शीट के दरमियान में मैं लिख दूं कि जी जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है, हाउ टू स्पेंड 2 वीक्स ऑफ हॉलीडेज, उसमें इसके बाद वी नीड टू ड्रॉ ब्रांचेस. एक ब्रांच ये होगी कि जी गो टू नॉर्दर्न एरियाज, पॉसिबिलिटी है. एक ब्रांच उसमें से हम लोग ये जनरेट कर सकते हैं जो कि कनेक्टेड हो उस
प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ गो टू द नेटिव टाउन और स्टे इन द सिटी या गो आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये मेन ब्रांचेस होंगी। और इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हर ब्रांच को डिफरेंट कलर से ड्रॉ करें। Write key topic words alongside these branches that represent the central image and the topic that you are mapping. यानी अब हम लोगों ने वो जो सेंट्रल हमारा प्रॉब्लम था उसके साथ जो मेन पॉसिबिलिटीज हैं, स्टेइंग इन योर नेटिव सिटी, स्टेइंग इन नॉर्दर्न एरिया, स्टेइंग इन कराची और गोइंग अब्रॉड, वो आप हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद ड्रॉ एडिशनल ब्रांचेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम योर मेन ब्रांच। ये अब मेन ब्रांचेस मैंने आपको सजेस्ट की थी, ये वाला अपने जो ट्रैवलिंग जो स्पेंडिंग हॉलीडे वाला प्रॉब्लम था। नॉर्दर्न एरियाज एक मेन ब्रांच आ गई। अब नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इटसेल्फ कई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम लोग कागान नारान जा सकते हैं, हम लोग सवात जा सकते हैं और कई जगहों पे। तो ये भी अब ऑप्शन जो सी जो हमारी पहली मेन ब्रांच थी कि जी वी कुड गो टू नॉर्दर्न एरियाज, आगे उसकी सब ब्रांचेस बन जाएंगी कि जी वी कुड गो टू कागान नारान, एक और ब्रांच उसमें से इमर्ज आउट होगी कि वी कुड गो टू सवात और वी कुड गो टू पेशावर, डिपेंडिंग अपॉन की जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं। The word on these branches are subtopics of the words you wrote on the main branches. Keep expanding the mind map outwards with additional subtopics and keywords. अब अगर कागान नारान वाली जो सब ब्रांच बनाई है उसके आगे मैं फर्दर सब ब्रांचेस बना सकता हूँ कि तो जाके मैं क्या कर सकता हूँ, कागान जाके मैं फिशिंग कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ, वहाँ पे मुझे झील सैफुल मुलूक देखने का मौका मिल सकता है। आई कैन स्पेंड टाइम विद माई फैमिली और विद माई फ्रेंड्स। इसी तरह तमाम जो सब ब्रांचेस हैं उनके जो भी आपको एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जो जो बेनिफिट्स नज़र आते हैं, आप उनको लिख देंगे और इससे हमारे पास एक पूरे का पूरा इमेज आ जाएगा। और इसकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी देने लगा हूँ। Now this is an example of mind map. अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, ब्लू कलर में प्रॉब्लम जो है इस माइंड मैप का कि माइंड मैप बनाना किस तरह। नंबर 1, स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ ब्लैंक लैंडस्केप पेज। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जी रेड कलर का पेपर हमें चाहिए होगा। Now this is one of the dimension that is required to draw a mind map. और पेपर के अंदर आगे क्या हमें चाहिए, इट शुड बी ब्लैंक। एक और ऑप्शन जो इसका सब ब्रांच है वो है इट शुड बी लैंडस्केप। और तीसरे नंबर पे पेपर के साथ हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। सेकेंडली, यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स थ्रू आउट योर मैप वेन एवर पॉसिबल यूजिंग सिंगल की वर्ड। यूज किस तरह करना है जी, हमने इसमें क्या यूज करना है, इमेजेस यूज करने हैं। ये सब ब्रांच बन गई यूज के अंदर। दूसरी सब ब्रांच कलर्स यूज करने हैं। तीसरे नंबर पे वर्ड्स यूज करने हैं। वर्ड्स के अंदर प्रिंट भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। एक और डायमेंशन माइंड मैप की है स्ट्रक्चर। कमिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर द लाइन मेक द एसोसिएशन बिटवीन द आइडियाज एज क्लियर एज पॉसिबल, मेक देम फ्लोइंग एंड ऑर्गेनिक, ईच लाइन द सेम लेंथ एज द वर्ड और इमेज, ऑलवेज इंश्योर द लाइन्स आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द लाइन। स्ट्रक्चर के अंदर अब सब ब्रांचेस क्या आ गई, क्लैरिटी, क्लियर एसोसिएशंस, रेडियंस और हायरार्कियल। एक्सपेरिमेंट विद different ways of linking and emphasizing different aspects. Use highlighters, codes and arrows as necessary. Style के अंदर we need to have fun, we need to have emphasis, personal touch होनी चाहिए and the beauty should be there. And last but not the least, coming to the lines, they should be connected, thicker, thinner depending upon कि वो सब ब्रांच है तो निस्बतन thinner होगी, सब ब्रांच होगी वो उससे थिन होती जाएगी। एंड वी नीड टू फिगर आउट लेंथ क्या रखनी है, फ्लो किस तरह का होगा, वर्ड किस तरह के होंगे, इमेजेस हम किस तरह यूज़ करें। तो अब आप अगर इस स्लाइड के ऊपर गौर करो, ये तमाम बातें मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन विद दिस विजुअल इमेज यू कैन ईजीली सी इन वन ग्लांस व्हाट नीड्स टू बी डन। इसी तरह हमारा कोई भी सेंट्रल आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोगों ने सेंटर में रखना है और उसकी जितनी मेन पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मेन ब्रांचेस बनाना है
और उन मेन पॉसिबिलिटीज को सब ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट करना है, और रिजल्ट के तौर पे हमें एक विजुअल आउटपुट मिलेगी, एक ऐसा इमेज मिलेगा जिसमें हमारे तमाम के तमाम ऑप्शंस हमें इन वन ग्लांस नजर आ रहे होंगे, और इससे हमारे लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाएगी। आपको क्रिएटिविटी के लेक्चर के अंदर मैंने थॉमस एडिसन का जिक्र किया था। ये वो हजरत है जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। इट वाज हिज 10,000th एफर्ट, और किसी ने पूछा कि जी आप क्या कहेंगे अपने इस फिनोमिनन के बारे में। ही गोज लाइक कि जी आई नो 9,999 वेज ऑफ हाउ नॉट टू मेक अ बल्ब। तो उसके मैं आपको मिसाल को फर्दर हमने एक्सटेंड करते हुए ये बात की थी कि जी इंटर्नीज को रादर देन कि वो अपने लैब के काम में लगाते थे, ही वुड गिव देम कैश टू ब्रिंग 20 प्रोडक्ट्स ऑफ हिज चॉइस, और उसमें से उसको कॉम्बिनेशन बनाना था। वही काम आज हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने रैंडम प्रोडक्ट्स चूज की हैं। लिस्ट ए के अंदर आई हैव प्लेस्ड परफ्यूम, स्कॉच टेप, ये जो टेप होती है ट्रांसपेरेंट, चॉकलेट, पेन, रबर, ग्लास, पेपर, बिस्किट्स, माउथ फ्रेशनर एंड पैडलॉक। पैडलॉक आपका जो नॉर्मल ताला होता है उसको पैडलॉक कहते हैं। लिस्ट बी में सिगरेट, इंसेक्ट किलर और इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे, सोप, ऑलिव्स, शर्ट, कश्मीरी टी, ये जो पिंक वाली चाय है, एस्ट्रे, नेल पॉलिश रिमूवर, पिज़्ज़ा और अलार्म। थॉमस एडिसन जो उनको अपने इंटर्नी को चैलेंज देता था, उसमें उसने एक ग्रुप में से प्रोडक्ट उठानी होती थी और उसको मैच करना होता था अगेंस्ट अदर प्रोडक्ट्स इन द सेकंड ग्रुप, और उनको मर्ज करके कोई नई प्रोडक्ट बनानी थी। तो अगर हम लोग एक टिपिकल एग्जांपल लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट ए से परफ्यूम पिक करता हूँ और उसको मैच करते हैं हम लोग इंसेक्ट किलर स्प्रे से, तो इसको कंबाइन करके एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम एक ऐसा इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे बनाएं जो कि एरोमेटिक हो, जो कि खुशबूदार हो। यानी जब आप उस इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे को स्प्रे करें, अपने पफ आउट करें कमरे के अंदर, तो ना सिर्फ वो इंसेक्ट्स को भगाए बल्कि उससे एयर फ्रेशनर की जरूरत भी खत्म हो जाए। नाउ दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस लिंकेज। इसको अगर हम लोग रिवर्स करके देखें, प्रोडक्ट्स वही हैं, परफ्यूम और इंसेक्ट किलर स्प्रे। रिवर्स करके, हाउ अबाउट कमिंग अप विद अ परफ्यूम which has got qualities of insect repellent, यानी एक ऐसा परफ्यूम जिसको हम लोग लगाएं तो अपनी खुशबू वगैरह के लिए, लेकिन उसमें यह खसूसियत हो कि जब तक उस परफ्यूम का असर कायम है, मच्छर वगैरह और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो आपसे दूर रहें। इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस यहां से डिराइव किए जा सकते हैं। मसलन पेपर लिस्ट ए में है और कश्मीरी टी को अगर आप देखेंगे वो लिस्ट बी में। तो पेपर और कश्मीरी टी को मिला के हम लोग शायद कश्मीरी टी के टी बैग्स की बात कर सकते हैं कि हाउ अबाउट कमिंग अप विद टी बैग्स जिनको आप सिंपली एक उबले हुए पानी के कप में डिप करें और आपको वही पिंक वाली चाय, उसी का फ्लेवर और उसकी खुशबू आपको आपके ऑफिस की कन्वीनियंस में हो। अदरवाइज आप देखें कि कभी भी हम लोगों को कश्मीरी चाय पीनी होती है तो ऑन एवरेज आई कैन टेल यू अबाउट पिंडी और इस्लामाबाद कि आपको 20-25 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दैट वन गुड कप ऑफ कश्मीरी टी। जस्ट इमेजिन कि इफ समबडी कम्स अप विद दिस टी बैग्ड कश्मीरी टी, उससे कितनी कन्वीनियंस हो जाएगी। एट कन्वीनियंस ऑफ आवर होम, एट कन्वीनियंस ऑफ आवर ऑफिस, हम लोग एक जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है उसको एंजॉय कर सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन जो मैंने इन्हीं दो लिस्ट में से निकाला है, दैट इज बिस्किट्स एंड ऑलिव्स। ऑलिव्स
जैतून है, इसकी कई खसूसियात हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, शुगर के मरीज़ों को रिकमेंड किया जाता है। साथ ही आजकल बिस्किट्स भी इस तरह के आ रहे हैं जिनके अंदर, जिनको शुगर फ्री कैटेगरी कहते हैं, या डाइजेस्टिव किस्म के बिस्किट्स आ रहे हैं जिसके अंदर जो छने हुए मैदे के नहीं बने हुए होते, जिनके अंदर होल मील जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम लोग होल मील बिस्किट्स को ऑलिव्स के साथ मिक्स करके एक ऐसा बिस्किट बनाएं जो कि शुगर फ्री भी हो, जिसके अंदर हाई फाइबर भी हो और जिसमें ऑलिव्स के चंक्स भी हों, छोटे छोटे पीसेस भी हों, तो उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं फॉर दोज पीपल हु आर डायबिटिक, जिनको शुगर का मर्ज है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है। हमारे बुजुर्ग हैं, कई दफ़ा कई जवानों को भी ये इश्यूज हुए हुए हैं, तो उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए हम लोग एक हेल्दी किस्म का बिस्किट बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ हाई फाइबर कंटेंट हो, जिसमें शुगर ना हो, और उसके साथ साथ ऑलिव्स भी अवेलेबल हो उसके अंदर एम्बेडेड हो। एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि एक लिस्ट ए से मैंने पैडलॉक उठाया, ताला, और लिस्ट बी से अलार्म को मैंने पिक किया। इनको मर्ज करके वी कुड कम अप विद अ पैडलॉक अलार्म, यानी एक ऐसा ताला जिसको हम घर से निकलते हुए बाहर लगाएं, और अगर कोई इंट्रूडर आए, अगर कोई चोर आए या कोई गैर मुतल्लिका शख्स आए और उस ताले को हिलाए तो वो अलार्म बजाना शुरू कर दे। एंड लेट मी टेल यू कि दिस सॉर्ट ऑफ लॉक्स आर नाउ अवेलेबल। ये मकसद इसका जिक्र करने का ये था कि ये जिन आइडियाज़ की हम लोग बात कर रहे हैं ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो नहीं की जा सकती। इट्स दीज अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर जो कि ये फिगर आउट करे कि यार जो कि ये टारगेट मार्केट है मेरी, और ये वाले आइडियाज़ को मैं इम्प्लीमेंट करके मटीरियलाइज करके इनको टारगेट करके आई कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन जो है वो पेपर और सोप का। एक कॉमनली एक इशू है कि जब भी हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स में, कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं, तो आमतौर पे अगर साबुन होता ही नहीं, अगर साबुन हो भी तो उस पर मैल की इतनी बड़ी सी लेयर होती है कि वहाँ पे हाथ धोते हुए बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि यार शुड आई बी यूजिंग दिस सोप और नॉट। सो हाउ अबाउट कि हम लोग पेपर सोप ला सकें मार्केट के अंदर, जिसको हम लोग इजीली अपने वॉलेट्स में, ख़वातीन जो सी हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपने पर्स में रख सकें, और जब भी हमें हाथ धोने हो हम सिंपली अपने वॉलेट से वो एक पीस ऑफ पेपर निकालें, पानी को साथ लगा के उसको रब करें, एंड वी नो कि जी हमारे हाथ जो उनसे ना वो साफ़ हो चुके हैं। वो डिस्पोजेबल हो, उसको आपने एक दफ़ा यूज़ किया एंड यू कैन सिंपली थ्रो इट अवे। पिज़्ज़ा और चॉकलेट, ये एवरी नाउ एंड देन वी नो के जब भी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो अमूमन फैमिलीज जो आई होती हैं तो बच्चे बेचारे बड़ों का मुंह देख रहे होते हैं कि सिंस द पिज़्ज़ाज आर सो स्पाइसी दैट दे कैन नॉट हैंडल इट। सो हाउ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ा, चॉकलेट फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा जो कि स्वीट पिज़्ज़ाज, और इससे हम लोग एक क्लियर, जो भी पिज़्ज़ा शॉप शायद इस आइडिया को अडॉप्ट करे, वो एक क्लियर डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। यानी एक दफ़ा बच्चों को आप कॉम्प्लीमेंट्री पिज़्ज़ा भी वो दे दें चॉकलेट वाला, नेक्स्ट टाइम दे पुल देयर पेरेंट्स टू कम टू दैट शॉप कि जी मैंने वहीं पे जाना है क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला पिज़्ज़ा उसी शॉप पे मिलता है। पेरेंट्स को उनका जो डिज़ायर्ड फ्लेवर है, स्पाइसी फ्लेवर्स हैं, वो मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ बच्चों को थ्रू चॉकलेट पिज़्ज़ा भी टारगेट किया जा सकता है। परफ्यूम और इंसेक्ट किलर स्प्रे का मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग इंसेक्ट किलर स्प्रे को पेन फॉर्म के अंदर लेके आए। यस, एवरी नाउ एंड देन वी गो आउटसाइड टू हैव डिनर विद आवर फैमिली, और अपने दोस्तों के साथ हम लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, और आजकल जिस तरह के चैलेंजेस हैं कि डेंगू का फीवर कॉमन है, एंड हमें बार बार बताया जाता है कि जिसको आप अवॉइड करें, बाहर इस तरह से ना बैठें। हाउ अबाउट कि अगर हमारे पास पेन साइज के अंदर इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे अवेलेबल हो, जिनको हम इजीली अपने जेब में रख के कैरी आउट करें, और जहाँ पे भी हमें महसूस हो कि अब हम लोगों ने यहाँ पे आधा पौना बाहर बैठना है, आधा पौना घंटा, तो उस वक्त उसको हम लोग स्प्रे कर लें और अपने आप को सेफ बना लें।
सो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉम्बिनेशंस जो कि रैंडम प्रोडक्ट्स के साथ हम लोगों ने बनाए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्हीं लिस्ट को लेते हुए ट्राई करें कि आप और नए कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप इवन रैंडम प्रोडक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बनाएं रैंडम प्रोडक्ट्स की और उनको कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें कि क्या नई प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। आगे एक और जो पॉसिबिलिटी है क्रिएटिविटी को जो हर चीज एनहांस करती है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। अगर कोई आइडिया आ गया उसको फौरी तौर पे उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश की जाए। इट्स अ transforming of an idea into an actual model that will point out to the flaws and lead to design improvements. अगर मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर ऐसा डिजाइन कर रहा हूं जिसमें लेजर हो, तो हाउ अबाउट कि मैं उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली करने की कोशिश करूं और जब उसका प्रोटोटाइप बनाऊंगा तो उसमें मुझे कई ऐसी इन चीजों का पता लगेगा जिसका मैं अदरवाइज नहीं सोच पा रहा था थियोरेटिकली, और उन फ्लॉज को मैं अपने प्रोटोटाइप के अंदर ही फिर इम्प्रोवाइज करने की और किल करने की इनफैक्ट कोशिश करूंगा और उससे अपना मॉडल इन्हांस करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अगर हम लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग करें, जो भी हम लोग आइडिया सोच रहे हैं उसका प्रोटोटाइप बनाएं, उसका एक मॉडल बनाएं, उससे हमें उसकी फ्लॉज को भी मिनिमाइज करने की मदद मिलेगी और उसके साथ साथ कोई फर्दर एनहांसमेंट्स भी हो सकता है हमारे जहन में आए जिनको हम लोग उस प्रोटोटाइप के अंदर, उस मॉडल के अंदर एम्बेड करके एक बेहतर प्रोडक्ट, एक इवन बेटर प्रोडक्ट उनसे ये वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक और टेक्निक एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट की है। दिस इज अ टेक्निक जिससे हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग सर्विसेज और स्ट्रेटजीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वी नीड टू लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और स्ट्रेटजी दैट वी आर एग्जामिनिंग। Attributes are parts, properties, qualities and design elements of the thing being looked at. जिस भी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करें, जिस भी चीज़ को हम लोग इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, डिज़ाइन है, क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं। फिर हम लोग एक टेबल बनाते हैं और ये जितने भी हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स निकाले होते हैं उसको टॉप वाली रो के अंदर वन बाय वन एक एक खाने के अंदर लिख देते हैं। ड्रॉ अ टेबल यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स एज कॉलम हेडिंग्स। राइट डाउन एज मेनी वेरिएशंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स एज पॉसिबल विद इन दीज कॉलम्स। तो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक टेबल बनाया, उसका जो हेडर जो सा लाइन है उसके अंदर एक एक एट्रीब्यूट लिखा। उसके बाद हर हेडर के अंडर जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको हम लोग वर्टिकली जनरेट करते हैं और उसमें से नाउ सिलेक्ट वन एंट्री फ्रॉम ईच कॉलम, आइदर डू दिस रैंडमली और सिलेक्ट इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस, और हम लोग फिर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के नई प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इसको भी हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखते हैं। मसलन अगर हमें एक लैंप की बात की जाए कि जी लैंप को हम लोगों ने इम्प्रोवाइज करना है, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो पावर सप्लाई, कि उस लैंप को पावर किस तरह मिल रही है, बल्ब टाइप, उसमें बल्ब किस तरह का लग रहा है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट उसकी कितनी तेज है, साइज क्या है, स्टाइल किस तरह का है, उसकी फिनिश किस तरह की है, वो किस मटेरियल का बना हुआ। नाउ दीज आर द फ्यू एट्रीब्यूट्स। अगर आप उसको थॉरली करेंगे, मुझे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से मुझे ये अपनी एग्जाम्पल को थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ रहा है, अदरवाइज इट्स योर इमेजिनेशन कि आप जितने ज्यादा एट्रीब्यूट सोचेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्ट का आउटकम का क्रिएटिव होना आसान हो जाएगा। अब इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हम लोग चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट हेडर में जो फर्स्ट रो है हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे उनको मेंशन किया है और उसके बाद फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है। मेन पावर जो कि हम लोग यूजली वापटा वगैरह की जो बिजली यूज कर रहे हैं, उसके बाद एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग सोलर पावर लैंप बनाए जिसके अंदर हमें मेन पावर की शायद जरूरत ही ना हो। जनरेटर पावर्ड भी हो सकता है, ऑयल पावर्ड भी हो सकता है, एलपीजी पावर्ड भी लैंप हो सकता है। बल्ब की अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर हैलोजन बल्ब लगा सकते हैं हम लोग, एलईडी लगा सकते हैं और कलर्ड लाइट्स जो सीन है वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी के अंदर वी कैन हैव लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी लाइट।
साइज के अंदर वी कैन हैव अ वेरी लार्ज लैंप, अ लार्ज लैंप, मीडियम, स्मॉल एंड इवन वी कैन थिंक ऑफ हैंड हेल्ड लैंप्स, ये शायद जिसके साथ क्लिप लगा हुआ हो जिसको हम बुक के ऊपर लगा के इवन रात के वक्त भी रीड कर सकें। स्टाइल के अंदर इट कैन बी मॉडर्न, कॉन्टेम्प्रेरी लुक, एल्यूमिनियम की लुक वाला, इट कुड बी एंटीक, रोमन या इंडस्ट्रियल लैंप्स जिस तरह होते हैं मेन, उस तरह की शक्ल भी हो सकती है इसकी। टॉकिंग अबाउट इट्स फिनिश, इट कुड बी इन ब्लैक कलर, इट कुड बी इन वाइट कलर, ये कपड़े की जो सी है इसकी फिनिश दी जा सकती है, इसको मेटालिक फिनिश दी जा सकती है। Coming to the materials, possibly we could make it out of wood, or we can make it out of stone as well, marble का बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का बनाया जा सकता है। तो अब ये जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं चीज़ों को, इन एट्रीब्यूट्स को वर्टिकली, तो इसमें से अब आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के नए किस्म की प्रोडक्ट्स का जो है ना वो सोच सकते हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं एक ऐसा लैंप बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेन, जिसकी पावर सप्लाई मेन भी हो और सोलर भी हो, उसके साथ उसके अंदर मैं हैलोजन बल्ब लगा रहा हूँ जिसकी मीडियम इंटेंसिटी हो, जो साइज है वो मीडियम हो, स्टाइल उसका मॉडर्न हो, फिनिश उसकी मेटालिक हो और जो मटेरियल है उसका वो प्लास्टिक का हो। और ये वाला जो लैंप है ये मैं टारगेट करूँगा बुटीक्स के ऊपर जिसके अंदर अमूमन जो लाइट्स हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सनलाइट नहीं होती, जिसकी वजह से दुकानों के अंदर डिफरेंट नज़र आ रहा होता है कलर, जब जाके धूप में देखा जाता है तो कपड़ों का रंग डिफरेंट होता है। तो मैं एक ऐसा लैंप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस चीज़ को फेज आउट करे और इस मसले को हल करे, वे बाय द कस्टमर्स कैन हैव द रियल व्यू ऑफ द रियल कलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर इसी की मिसाल को एक्सटेंड करें, लेट्स से हमें सीलिंग फैन का एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट बनाना हो, तो उसके लिए क्या क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट कि जी कलर क्या है पंखे का, साइज क्या है, शेप क्या है, जो पंखे के पर हैं उनकी तादाद क्या है, उसकी पावर सोर्स क्या है, उसके पावर सोर्स में फॉर एग्जांपल इसी तरह मेन पावर हो सकती है, सोलर पावर हो सकती है, वी टॉकिंग अबाउट बैटरीज के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। कलर के अंदर वी कैन टॉक अबाउट वाइट, ब्लू, रेड, जितने भी अवेलेबल हैं, और इवन वी कैन थिंक अबाउट कस्टमाइज कलरिंग कि जी कस्टमर हमें जो भी आके कलर बताएगा हम उसको उसके कलर का पंखा बना के पेंट करके दे देंगे। साइज के अंदर वी कैन थिंक अबाउट स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर जिनको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि जी एक और एट्रीब्यूट सीलिंग फैन के केस के अंदर ये हो सकता है कि हमने उसकी स्पीड को किस तरह रेगुलेट करना है। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, डिमर्स हैं जो कि आप लोग आमतौर पर यूज़ हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है। हाउ अबाउट कि हम लोग ब्लूटूथ से क्यों नहीं उसको कंट्रोल करते हैं। व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजी वेयर बाय ईच वन ऑफ अस नाउ ऑलमोस्ट कैरिंग अ मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। तो एक सॉफ्टवेयर बस इंस्टॉल हो आपके मोबाइल के अंदर और आप अपनी कन्वीनियंस पे वेयरएवर इन द कॉर्नर यू आर इन द रूम, आप नीचे हैं, आप बटन से दूर हैं, आप सिंपली अपने मोबाइल से कंट्रोल करें। तो इस तरह आप मुख्तलिफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स को पहले फिगर आउट करेंगे और उनको हेडर बना के अपने इस चार्ट का हर एट्रीब्यूट को वर्टिकली एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस को बाद में पिक करके हम लोग मुख्तलिफ मॉडल्स उनसे वो इंट्रोड्यूस करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर सीलिंग फैन की मैं एग्जांपल दूं तो उसमें वी कैन थिंक अबाउट अ सीलिंग फैन जो कि हम कस्टमाइज कलरिंग के अंदर ऑफर कर रहे हों, जो कि तीनों साइजेस में अवेलेबल हो, उसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक हो और उसकी जो मोटर है वो कम पावर की हो ताकि वो बिजली कम कंज्यूम करता हो, उसके अंदर कैपेसिटर बड़ा हो ताकि उसकी स्पीड उससे बेहतर हो, उसके अलावा उसके अंदर जो पावर कंट्रोल है, जो पावर है सोर्स वो बैटरी हो और मेन पावर हो, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो कंट्रोल है वो हम लोग मेन पावर से भी हो रहा हो, डिमर से भी, और उसके साथ साथ ब्लूटूथ का भी ऑप्शन हो। आई नो कि मैंने आज तक अभी इस तरह का पंखा नहीं देखा सीलिंग फैन जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हों, और ये तमाम का तमाम काम ऑल्दो हम लोग ने सिंपल सा एक एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट बनाए तो एनीबडी कैन कम अप विद वेरी यूनिक मॉडल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्रिएटिविटी टेक्निक्स के ऊपर सो फार काम किया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट माइंड मैपिंग, हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट की बात की है, मिक्स एंड मैच की बात की है, और
रैपिड प्रोटोटाइपिंग का भी जिक्र किए। उसके साथ मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम लोग अपना लेक्चर कंक्लूड करें, हम लोग कुछ रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ के ऊपर नज़र दौड़ाएं, और फॉर दैट पर्पज़ आई हैव अरेंज्ड अ वीडियो फॉर व्यू। एक कैनेडियन प्रोग्राम है ड्रैगन्स डेन, उसके मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। और इस एपिसोड में इन पर्टिकुलर 2 एंटरप्रेन्योर्स का आपको छोटी छोटी लाइफ स्टोरीज उनको मिलेंगी कि उन्होंने कितने मॉडेस्ट स्टार्ट लिए, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, और वो किस तरह इस वक्त मल्टी मिलियनियर स्टेज के ऊपर हैं। और इसके अंदर एक ब्रेट विल्सन है, पहला क्लिप उनका होगा, और दूसरे नंबर पे केविन ओलेरी हैं। और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सोने का चमचा लेके पैदा हों, आम लोग भी अपने कन्विक्शन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अच्छी मैपिंग करके सिचुएशन की, उस तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा के जिसकी मार्केट में डिमांड हो, अपने लिए फॉर्च्यून्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये 2 स्टोरीज आपको उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन देंगी। लेट्स एंजॉय द वीडियो। They're fearsome, forthright, and fiery. And without exception, all 5 dragons are self-made success stories. Tonight, we'll tell you how they made their fortunes. We begin with Brett Wilson, the Den's most prolific dealmaker. I'm very comfortable. I would do this deal by myself. I like you guys. I like the business. I'm going to give you $500,000 for a quarter of the company. Are you interested? Yes, we will accept the deal. Great. All right. Great. This isn't a business, but let's do it. And his generosity extends well beyond the Den. Thank you. Okay, that's done. Preparations for Brett Wilson's annual garden party. We've got 500 or 600 people coming to my house tonight. Every year, Calgary's creme de la creme gather and give big for a charity of Brett's choice. This year's shindig raised $100,000 for the blind. So you want to join me in the other room? I've got some very significant pieces that I'm quite proud of. Brett certainly enjoys the perks of being rich. What we've got up here, this is a piece called Birches, done by Ernie Lindner in 1968. Like his priceless collection of Canadian art. He painted from 1940 to 1970, give or take, and I'm absolutely smitten with his work. Oh, come on here. This is a little more kitschy. This is a piece called Manitoba. It's a Métis Indian that was done by Joe Fafard. So this is my dog. It doesn't quite fit the genre, but it's a pretty important dog painting. So. But his story has rather humble beginnings. Well, there's no doubt that I'm a prairie boy, and I love the line that you can take the boy out of the prairie, but you can never take the prairie out of the boy. Oh, look at the geese. Brett was born in North Battleford, Saskatchewan, where hard work and sacrifice are common traits. It means that we grew up in a province that was really built by entrepreneurs, because really the hunters, the trappers, and the early farmers were the first entrepreneurs as they opened up the West. And Brett's father was no different. He spent months away from home working in the oil patch. The first 6 months of my life he was away. He surveyed in the north and with an oil company, and came back and Brett didn't recognize him, and that really, really bothered him. I was crying. I wouldn't let him come near me. I've been gone for 3 months. I come home and he didn't even know who the heck I was. So I said, that's not. It told me a lot about my dad in terms of the true prairie gentleman, as many people would refer to him. And it's about doing what's right. And Dad gave up a career that was pretty lucrative to move back to small town Saskatchewan. Like his father, Brett faced the same choice, but he took a different path, one he'd later regret. My family life was great, but I don't remember having a particularly fond school life. So for me, the breakout point was finishing high school. I was still 16 years old and heading off to Saskatoon, and that was a brand new start. In fact, right up here on the corner, that was my room. But I was no longer labeled as one of these, geeky brain kids. It was, a room full of geeky brain kids, and I finally found my home, if you will, for a while. Brain power was one of his assets, no question about it. At the University of Saskatchewan, Brett honed a talent for numbers, a skill that still comes in handy.
How many people sell into that market, the 100%? Because I'm going to tear you apart on your 2% forecast, but let's go back. How many players are there that own the 100%? Being perfectly honest, to say lots. But the other answer is you don't know. And so to forecast that you're going to get 2% of a market that's right now held by 75 players with 75 product lines, you're delusional. At the time that I graduated, I had 12 or 13 offers of employment in Alberta. You know, go west, go further west, go to the oil patch. Degree in hand, Brett arrived in Calgary during the 80s oil boom. He opened his first business brokering oil and gas properties. The deal flow was incredible. This was Alberta and the beginning of just an incredible boom in energy, and I was right in the catbird seat with my partners. My previous highest earning year had been $150,000, and there I was making that every month. Wheeling and dealing became addictive, and getting rich came at a cost. Working those kind of hours, that kind of pace took its toll emotionally for sure. It was difficult on my family, and yet at the time I rationalized what I was doing because it was for my family. My kids know I love them because I'm working hard. Being a big success at work meant something had to give. His family life, a fate his own father managed to avoid. My father did it right. You know, he made a decent living and he was around for his family. I made a phenomenal living and I wasn't around for my family. In 2001, the Wilsons divorced, and on the day it was finalized, Brett was dealt another painful blow. I remember turning to my secretary, we were in an open office, and I said, we can close the divorce file. And I had a file on my desk, and I slapped it closed. And then about an hour later, the doctor called me, and I was at my desk, and said, the results are back, and it's not good. You've got a very advanced form of prostate cancer. I had sacrificed family for wealth, and it was a trade-off that wasn't worth it. Brett conquered the cancer, but that wake-up call helped him refocus his priorities. What I have now with my 3 children, 10 years later, I'm very proud of. I've been to 35 countries with my kids. And those journeys involve a yearly visit to build homes in Mexico, one of Brett's many philanthropic commitments. It is Brett Wilson! And a recent highlight, carrying the Olympic torch through Calgary. The other thing I've discovered is that wealth can create opportunities for changing other people's lives. And it's not that I'm just handing out $10 bills on the street, but one of the neat things about Dragon's Den is seeing the opportunities to truly change someone's life. I love your passion. I love the business that you're attempting to go into. Is there a probability of this being a success? Yeah. Is it high? No. But is it worth taking a shot at? I'm willing to. Do we shake your hand now? Look forward. Thank you. All right, pleasure. And I remember chatting with one of my children, my son, actually, when I talked about the fact that I was going to give away all of my wealth. And he looked at me and said, but Dad, what happens if I'm not successful? And I kind of smiled and said, let's have a conversation about how you define success. And I said, I really want you to think about success as happiness. And if your needs are many, you may never be happy. But if your needs are few and easily met, you might always be happy. Welcome back to this special edition of Dragon's Den. I'm Diane Buckner. Besides being very rich and very ambitious, Kevin O'Leary is known as the most fearsome of all the dragons. But how did he get that way? I really, really believe I am the merchant of truth. I am the merchant of truth, and you can't deal with it. Don't sit here and lecture us about truth when you know nothing about truth. Your reputation is rude and arrogant. You don't listen to anybody. You come into my kitchen, buddy, you got to take the heat. You're missing that aspect. I'm missing the part where I make money. The only thing that matters is the part where I make money, and there is no part where I make money. Okay. You sucked. I got to tell you that. Absolutely sucked. Period. Right. End of story. I couldn't give a damn about somebody's feelings when I'm talking about money, because money has no feelings. This is all crap. It's money not. and tears don't mix. Get over it. Life's hard.
Money doesn't care. Your tears don't add any value. But Kevin O'Leary's own journey began in the middle-class suburbs of Montreal. Wow. I think that tree was about 2 feet high when I lived here. It's like 50 years ago. We were not a wealthy family. We were middle class. We lived on a street called Kenniston Avenue in Montreal. I was always taken care of, and my mother always said to me, I'm going to make sure you get an education. You'll never want for an education. I got to take a picture of this. It's been so long. I got to send a copy of this to my brother. This is amazing. We used to play right on this lawn, ride our bicycles up and down the street, although the street looked huge back then. I remember this being a really large place. You know, I must have been a dwarf. It was at that period where my mother got divorced from my father. Unfortunately, my father passed away quite soon after that. She remarried an executive in the International Labor Organization, and his role was to be a management expert in countries all around the world. So we moved from Cambodia to Ethiopia to Tunisia to Cyprus to Switzerland. Besides a globe-trotting childhood, his stepfather also gave Kevin some strict advice. Put down the guitar and pick up a book. Kevin was unpredictable when he was a teenager, and we could not figure out what he's going to do. We spent many sleepless nights thinking about his future. I knew every kid in every one of these houses. We used to walk these streets at night in packs, looking for a party to go to. It was great. Had my first Brador beer here, 15% alcohol. I had my first car accident just around the corner from here. Wrecked my mother's car, I'll never forget that. My hope for Kevin was, of course, happiness, but we differed on the way which this happiness can be achieved, because he could have been quite happy playing music and taking pictures and doing virtually nothing, but I would not have been happy. I'll never forget this place. It was very profound what happened to me here. I could buy this place today and bulldoze it if I wanted. I remember my very first job. It was at a place called Magoo Ice Cream Parlor in Ottawa, Canada. And it was incredibly traumatic for me, and it taught me a lesson that I've never forgotten. It ruled my life in business from that day on. This is Magoo's Ice Cream Parlor. This was Magoo's Ice Cream Parlor. It was my second day working there, and the owner had hired me to scoop ice cream. It was right here, the counter was right here, and I was finishing work one day, and she said to me, get down on your knees and scrape the gum off the floor. And she looked at me like a witch. And I said no, and she said, you're fired. Get out of my ice cream store. Right here, it happened right here. I didn't even know what fired meant. But within minutes, I was on my bicycle on my way home in utter shame, in shock that she had that kind of control over my life. It was stunning and powerful. I have never, ever... What? She's still pissing you off. I can't believe it. Changed my life forever. I have never, ever in my life worked for someone again. Ever. No one has ever had control over me, ever. And never will. I can't believe I'm so emotional. Yeah, sure. I'll touch you over here. I haven't thought about these things in years. Kevin always went when other people were afraid to tread. And he took a decision that he doesn't want to work for anybody. He wants to be his own master. So he started his business from nothing. I mean, he had one product. He had 2 telephones in one little small place in Toronto. That's the basement. That is the $4 billion basement. That is where Softkey Software Products began. It turned into the Learning Company, and we sold to Mattel. Right there. Rita Rabbit and Uncle Kevin together. It was just wonderful. Imagine that. From $10,000 my mother lent me in the basement of my home to $3.7 billion. Trust me, I wouldn't have a cottage if they hadn't bought my company.
Welcome to Fantasy Island. Come on in. This is sort of my home away from home. What I like about this is to be one with nature. Look at that. Let's visit my favorite room. Ah, my babies. Wait, a moment of silence. Yes. Oh, that's hot. Look down the lake, often a glass of wine, and just see what's happening. Boats go by, sun rises, sun sets. Wonderful. Once you become wealthy, which I believe happens when you're not watching, you have to find a business you fall in love with. And while you're doing that, hopefully enjoying yourself, because I don't believe entrepreneurs ever do things they don't want to do, you're going to get rich. You're just not going to notice it. That's the kind of problem I want to have with you. We want to be bitching about the money. We're family, buddy. And I'm giving you an offer here that is absolutely spectacular. Seeing that process actually occur on Dragon's Den hits a primordial vein in every person. The desire to be successful and to be free of life's shackles through wealth. That's what's really happening on Dragon's Den. So money does rule my life, and I'm okay with it. I have found my inner peace. What do you want to do with your money? I want more inner peace. I can afford to walk out of here if I want to and never come back, and there's nothing you can do about it. That's freedom. That's power. That's what I want. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्रिएटिविटी टेक्निक्स को डिस्कस किए. पहले नंबर पे वी टॉक्ड अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन वी ट्राई टू मैप आउट द माइंड मैपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग को हम लोगों ने टच किया है. उसके बाद थॉमस एडिसन का चैलेंज के नाम से एक एक्सरसाइज थी, मिक्स एंड मैच, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मिक्स करके नई प्रोडक्ट्स बनाने वाली, वो डिस्कस की है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट्रीब्यूट लिस्टिंग चार्ट. आई होप कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा. Enjoy yourself. Allah Hafiz.